Our first topic is macroeconomics. Here we are going to understand what macroeconomics is all about, how is it different from microeconomics, and why there was a need felt to introduce macroeconomics. तो वन बाय वन ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किस किन चीजों को डील करता है, उससे पहले हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या कुछ पढ़ते हैं, और फिर हम समझेंगे ये किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल यूनिट जो है उनको एनालाइज करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमी में कोई कंज्यूमर जो है उसके बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करेंगे। देन इंडिविजुअल फर्म, किसी इंडस्ट्री या किसी मार्केट, इन सारी चीजों को उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्राइस किसी मार्केट के अंदर किस तरह से डिटर्मिन होता है, कौन से फैक्टर्स जो हैं उस प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इस सब के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इस चीज को भी स्टडी करते हैं कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास में वो किस तरह से एलोकेटेड है अमंग वेरियस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है वेरियस फैक्टर्स के बीच में। तो ये सारी चीजें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं बड़े लेवल पे। तो बड़े लेवल पे एग्रीगेट्स को स्टडी किया जाता है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होंगी, इसके अंदर हम चेक करेंगे टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको स्टडी करेंगे, देन नेशनल इनकम, इसके अलावा जनरल प्राइस लेवल ये किस तरह से डिटर्मिन होगा। ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटलिटी उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इस तरह से हम कहते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक्चुअली एग्रीगेट्स का स्टडी है। जबकि ये भी बात है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी हम एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, बट वो एग्रीगेट भी जो है वो छोटे लेवल के एग्रीगेट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केट में हम ये चेक कर रहे हैं कि किस तरह से इक्विलिब्रियम होगा, तो जब हम मार्केट डिमांड ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो आप डिराइव कैसे कर रहे हो, वो आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उसके थ्रू डिराइव कर रहे हो। तो वहां पे भी आपने टोटल तो किया है, एग्रीगेट किया है, बट वो एक छोटे लेवल पे होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं एक बड़े लेवल पे, एक इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी किया जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। विद दिस वी हैव कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली आया क्यों, क्यों इसकी नीड फील हुई, तो इसका बहुत मेजर रीजन है, दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन। तो हुआ क्या, हम देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थे उन्होंने 1929 जो है, लेट 1929 में ऐसा फेस किया, काफी सारी इकोनॉमीज ने डिप्रेशन को फेस किया। बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन था। अब वो डिप्रेशन जो था उसका रीजन क्या था, कैसे क्रिएट हुआ। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल जो है उनको अप्लाई करते थे इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, बट दे वर अनसक्सेसफुल इन डूइंग सो। कैसे, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो केन्स के पहले वाले इकोनॉमिस्ट है, वो इस बात को बिलीव करते थे कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज है, वो अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा इन केस इफ इट इज एट ऑल देयर। नहीं तो उनका मानना था कि एक इकोनॉमी जो है वो अपने आप ही सेल्फ करेक्टिंग है और वो अपने आप ही फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको वापस से अचीव कर ही लेता है। तो ये सोच जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थी। एंड देन एक चीज और थी, दैट दे यूज्ड टू बिलीव कि अगर आपने सप्लाई क्रिएट कर दिया है, आपने सप्लाई कर दिया है किसी सामान का, तो डिमांड जो है ऑलरेडी आ ही जाएगा। तो ये भी उनका था, और ये सारी बातें एक्चुअली ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में गलत साबित हो गई, क्योंकि उस पीरियड में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की उन सब ने सीवियर डिप्रेशन फेस किया। बहुत ज्यादा इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखा जा सकता था। साथ में जीडीपी जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया इन सारे नेशंस का। अब जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो इस सिचुएशन को समझा नहीं पाए कि आपके पास सप्लाई है तो डिमांड क्यों नहीं हो रहा है। तो वो इन सब चीजों को समझा नहीं पाए, क्यों इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिख रहा है, क्यों नहीं ये सेल्फ करेक्ट हो रहा है जैसा कि वो लोग मानते थे। अब यहाँ से जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे केन्स, वो जो है वो यहाँ पे लाइमलाइट में आए। उन्होंने इस बात को क्लियर करने की कोशिश करी कि ये चीजें क्यों हो रही है।
तो उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी जो सोच थी, उसको बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया कि जो जो वो बातें कह रहे थे वो सारी बातें यहाँ पे गलत साबित हुई। तो केन्स ने ग्रेट डिप्रेशन को एक्सप्लेन किया कि जो इफेक्टिव डिमांड है वो कम है इस पीरियड में, दैट इज द रीजन कि ये सब चीजें हम फेस कर रहे हैं। उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कम होने की वजह से ये सारी सिचुएशन जो है हमें देखने में आ रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है जिसके वजह से जो इफेक्टिव डिमांड है वो कम है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिक्लाइन इन जीडीपी, ये दोनों जो है हमें ऑब्जर्व करने में आ रहा है। ओके, सो यहाँ हम देख सकते हैं जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या सोच रखते हैं, और जो सेल्स लॉ हम कहते हैं वो क्या है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है साथ में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होगा नहीं अगर आप उसको फ्रीली मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करने दें, किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना हो बाय एनी ट्रेड यूनियन और इवन बाय द गवर्नमेंट। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर अगर ये सिचुएशन कभी आ भी जाए, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कभी मे भी दिख भी जाए, तो ये सेल्फ करेक्टिंग होगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसमें इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो सेज लॉ है ये भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की सोच को ही शो करता है। जेबी से एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका ये लॉ है। तो ये क्या है, ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इनका मानना है कि आप एक बार सप्लाई कर दो किसी सामान का, डिमांड अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, अब केन्स का पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से उन लोगों से डिफरेंट है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से किस तरह से डिफरेंट है। तो इन्होंने इस बात को चैलेंज किया कि क्लासिकल इकोनॉमी जो बात कह रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज जो डिप्रेशन पीरियड था दैट वाज नॉट सेल्फ करेक्टिंग, नहीं ठीक हो रहा था, तो उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत महसूस हो रही थी, तो वो अपने आप से करेक्ट नहीं हो रहा था। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने में आ रहा था बहुत ही लंबे पीरियड के लिए, और जीडीपी जो है वो भी कम होता जा रहा था बहुत ही लंबे पीरियड के लिए। तो जो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे वो सारी बातें गलत साबित हो रही थी। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही पॉपुलर इकोनॉमिस्ट उस पीरियड में, दैट वाज एसी पीगू। तो जो पीगू थे उन्होंने बोला कि जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आपको नजर आ रहा है उस टाइम के डिप्रेशन के पीरियड में, उसका रीजन है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो जो इंटरफेयर कर रहे हैं, वो रीजन है, एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर वॉज हैपनिंग इन दैट पीरियड। बट अगर ऐसा है, और उन्होंने एक सजेशन दिया कि देखो अगर ऐसा हो, वेजेस कट कर दिए जाएं, अगर वेजेस आप कट कर देंगे तो वापस से एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट हो जाएगा, और जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे थोड़ा पीरियड के लिए दिख रहा था बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द ट्रेड यूनियंस एंड द गवर्नमेंट, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। पर केन्स इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी की जो हालत है वो पिछले एक लंबे पीरियड से है, नियरली 10 years। तो उतने लंबे पीरियड से वो कंटिन्यू बना हुआ है, और अगर पीगू की बात मान भी ली जाए तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो अगर आप चलो वेज कट कर दो, अगर वेज कट कर दिए जाएं तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा किसी एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री में, जहां पे वेज कट किया गया वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट आपने बढ़ा लिया बट जो वर्कर्स हैं उनके वेज तो कम हो गए, यानी उनका इनकम आपने कम कर दिया, तो उनका इनकम कम हो गया पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, जो लेवल ऑफ एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, दैट वुड रिड्यूस। उसके रिड्यूस होने से अब डिमांड ही कम है तो एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही कम हो जाएगा ना। किसी सामान का डिमांड ही आप कम कर रहे हो, ओवरऑल किसी एक इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो चुका है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन नहीं है जो पीगू सजेस्ट कर रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है, ये बात केन्स ने बोली। तो दिस इज व्हाट केन्सियन रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट। और इसके लिए इन्होंने एक बुक लिखा था, दैट वाज अ जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसको 1936 में पब्लिश किया गया था, बहुत ही पॉपुलर बुक है, और काफी सारे जो थियरीज थे, जो सोच थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, उनको इन्होंने टोटली रिफ्यूट कर दिया इस बुक के अंदर। और इनके आने से एक तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रॉपरली एक ब्रांच के रूप में उभरा। इससे पहले कुछ एग्रीगेट्स को स्टडी किया जाता था इकोनॉमिस्ट के थ्रू, बट वो एग्रीगेट जो है बहुत कम लेवल पे उसको स्टडी किया जाता था। इनके आने के बाद इस बात को समझा गया कि आप सारे
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं उसको मैक्रो लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, अलग अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो ये चीज इन्होंने एक्सप्लेन किया। इनका खुद का जो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है वो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, ऐसे एग्रीगेट टर्म्स किस तरह से नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। Now, this is the book that was published by Keynes in the year 1936, A General Theory of Employment, Interest and Money. And this is what we were talking about. कि उन्होंने इस बात को बताया कि जो नेशनल इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम किस तरह से डिटर्मिन होगा इन चीज़ों पे, कि कैसे डिपेंड करता है वो कंजम्पशन फंक्शन पे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन पे, इन सब चीज़ों पे किस तरह से ये डिपेंड करता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक थियरी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, दैट इज क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। तो वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कितना होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो डिपेंड करता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कितना ग्रो कर गया है, उस पर डिपेंड करता है। केन्स ने इस बात को क्रिटिसाइज किया, वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपनी एक थियरी निकाली शो करने के लिए कि इन्फ्लेशन जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल थियरी ऑफ इन्फ्लेशन, about which we are going to read later. Okay, now there are a few terms. तो first is business cycle. business cycle क्या है? business cycle जो होता है वो fluctuations को show करता है output और employment में, और यहाँ पे alternate periods आते हैं of boom and recession, तो that is business cycle. अब इसमें है क्या क्या, तो बूम पीरियड कौन सा है, तो बूम पीरियड वो वाला फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है जब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों काफी हाई लेवल पे होंगे, ठीक है। रिसेशन जो है वो उस पीरियड को शो करता है जब ये दोनों के दोनों जो है कम हो रहे होंगे, और अगर रिसेशन बहुत ही सीवियर हो जाए तो ऐसे केस को हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो बिजनेस साइकिल हर इकोनॉमी का पार्ट होता है, हर इकोनॉमी कुछ फ्लक्चुएशन से गुजरता है, कभी बूम का पीरियड आएगा, कभी रिसेशन आएगा, तो ये सारे पीरियड चलते रहते हैं। तो दिस इज बिजनेस साइकिल। नाउ स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दिखे, रिसेशन हो रहा है या हम बोले स्टैगनेशन वाला पीरियड है, और साथ में इन्फ्लेशन है। तो ये अनयूजुअल जो केस है दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। तो ये स्टैग जो है स्टैग्नेशन से लिया गया है एंड देन इन्फ्लेशन, तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन इज स्टैगफ्लेशन, वहां से इसको लाया गया है। अब जो केन्जियन थियरी है जो काफी ज्यादा फोकस करती है ऑन डिमांड साइड, वो स्टैगफ्लेशन को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल रहा कि एक्चुअली ये फिनोमिनन इमर्ज होता ही क्यों है, वो इसको नहीं समझा पाया। अब जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है इसी वजह से वो उभर के आया और उसने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है एक नेशन का नेशनल इनकम जो है वो बढ़े और सस्टेन रहे। जस्ट एक पीक दिख जाना इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल इनकम में जो ग्रोथ दिखा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो तब हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। अब इस प्रॉब्लम को केन्स ने बिल्कुल भी डील नहीं किया, उन्होंने सिंपली बोला कि लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन कुछ नहीं है, लॉन्ग रन में हम सब मर जाएंगे। बट इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी वजह से ग्रोथ इकोनॉमिक्स जो है वो एक नया ब्रांच निकल के आया है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आजकल इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया जाता है। नाउ इट वाज हेडेड इन डुमार जिन्होंने एक्चुअली काम किया इस चीज पे जो हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। उन्होंने इस बात को जो केन्जियन एनालिसिस है उसको एक्सटेंड किया और लॉन्ग रन प्रॉब्लम जो है ग्रोथ और स्टेबिलिटी का, उस पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। उन्होंने स्ट्रेस दिया इन्वेस्टमेंट के डुअल रोल पे। एक है इनकम जेनरेटिंग रोल जिसको केन्स ने भी कंसिडर किया था, और एक है कैपेसिटी क्रिएटिंग रोल जिसको केन्स ने इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो पूरा टाइम जो है वो शॉर्ट रन जो है एनालिसिस उसमें ही उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया।
अब ये सारी जो दिख रही है, ये सारी थियोरीज के नाम है जो ग्रोथ रिलेटेड थियोरीज हैं, जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो कौन सी थियोरी किसने दी है जो हम पढ़ने वाले हैं? तो पहली थियोरी है अपनी बैलेंस्ड ग्रोथ थियोरी ऑफ नर्कसे। देन वी हैव अनबैलेंस्ड ग्रोथ थियोरी ऑफ हर्शमैन। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं आर्थर लुइस की थियोरी है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। तो ये सारी ग्रोथ थियोरीज हैं जिनको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये रिकॉर्ड है, एक्चुअली रिकॉर्ड है उन सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो किसी नेशन के रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करे, बाकी किसी भी कंट्री के साथ करे एक सर्टेन पीरियड में। तो वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, जनरली इट इज 1 ईयर, बट ये हो कुछ भी सकता है। तो उस पीरियड के दौरान उस नेशन के रेजिडेंट्स बाकी वर्ल्ड के साथ में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू पॉसिबल है कि देश में पैसा आए, या ये भी पॉसिबल है कि एट द एंड देश से पैसा जा रहा है। इट कैन बी सरप्लस या डेफिसिट, दोनों केस होना पॉसिबल है। या हो सकता है इसका जो डिफरेंस है वो जीरो भी हो। तो ये सारे केसेस पॉसिबल है। अब जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ में ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट जो है इसका रोल भी इम्पोर्टेंट है। एक्सचेंज रेट होता क्या है? तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स कि एक कंट्री का जो करेंसी है, अगर उसको हम दूसरे कंट्री के करेंसी में चेंज करना चाह रहे हैं, तो किस रेट पे वो काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। और ये भी फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, $1 पाने के लिए हमें कितने रुपीस को देना पड़ रहा है, तो वो बढ़ता घटता रहता है। तो ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। अब है कि एक इकोनॉमी में अगर हम जो प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन वाली प्रॉब्लम, डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, उसको डील करने के लिए किस किस्म की पॉलिसीज जो है उसको अपनाना पॉसिबल है, कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाया जा सकता है। तो नंबर वन इज फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? ये वो पॉलिसी है जो सोनली गवर्नमेंट के अंदर आएगा, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होगा। इसके अंदर आएगा टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी वो इकोनॉमिस्ट जो केन्स से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो जो थे उनका ये मानना था कि ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर जब हम बजट की बात करें, तो जो बजट है वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। गवर्नमेंट का बजट शुड बी बैलेंस्ड। जितना रेवेन्यू है उतना ही हम एक्सपेंडिचर करें, तो वो बैलेंस्ड हो। पर केंद्र ने इस बात को शो किया कि जो बैलेंस्ड बजट है वो हर कंडीशन में ठीक ही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें डेफिसिट बजट जो है उसको भी अपनाने की जरूरत हो जाती है। तो अगर डिप्रेशन का पीरियड है, तो उस पीरियड में गवर्नमेंट जो है डेफिसिट बजट को अपना सकती है। और डेफिसिट बजट क्या है? जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने थ्रू टैक्सेस, उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो अगर ये पॉलिसी अपनाया जाए तो इससे क्या होगा? इससे जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है किसी इकोनॉमी में, उसको एलिमिनेट करना पॉसिबल होगा। तो सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी को अपनाता है कि टैक्सेशन के साथ क्या करना है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ में क्या करना है किस सिचुएशन के अंदर। अब बजट डेफिसिट से नुकसान क्या हो सकता है? तो बजट डेफिसिट से नुकसान हो सकता है कि बजट डेफिसिट का पैसा जो है, अब जब आपको मैनेज करना है, कहाँ से आएगा वो पैसा? आपको खर्चा ज़्यादा करना है और आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, तो आप वो एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से करोगे? तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है? पैसे बोरो करता है फ्रॉम द बैंक्स या पब्लिक से। अब जब पैसे बोरो किए हैं गवर्नमेंट ने, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर पैसे ज़्यादा बोरो किए जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो एक तरह से गवर्नमेंट पे डेट बर्डन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है लोन की। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उस केस में आ सकती है। अब अगर गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर ये ट्राई करे कि वो ज़्यादा पैसे छाप ले, उससे फाइनेंस कर दे जो हमें बजट में डेफिसिट दिख रहा है उसको, तो इसका दिक्कत ये होगा कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है उसका प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिस्कल पॉलिसी अपने आप में इज नॉट इनफ वो सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। तो हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी। तो पूरा ओवरऑल जो है, ओवरऑल जब सब चीजों में चेंजेस लाए जाते हैं सिस्टमैटिकली, तब जाके रिजल्ट हमको अप्रोप्रिएट देखने में आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये भी किसी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब इसके अंदर कवर क्या होता है? तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी?
यहाँ पे हम मनी सप्लाई जो है उसको कंट्रोल कर सकेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कितना क्रेडिट अवेलेबल होगा किसको, उसको कंट्रोल कर सकेंगे, साथ में लोन जो है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड होगा उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। अब जो ये संभालता कौन है, तो ये सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश का वो संभालता है, और हमारे देश में क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके थ्रू इसको हैंडल किया जाता है। अब जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक किसी भी नेशन का, वहां पे क्या होता है, दो तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाना पॉसिबल है। वन इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरा हम बोलते हैं दैट कैन बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया जाएगा और लोगों को डिस्करेज किया जाएगा बेसिकली टू टेक द लोन। तो ये एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा जो काम हो सकता है वो हो सकता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, जहाँ पे कोशिश किया जाएगा, लोगों को एनकरेज किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने के लिए। तो दैट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमारा थर्ड जो इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट इज सप्लाई साइड पॉलिसी। तो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो फिस्कल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं था इन दोनों पर। तो उनका ये मानना था कि ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सप्लाई साइड है उस पे फोकस करें, हमेशा डिमांड को बढ़ाने घटाने पे फोकस ना करें, हम सप्लाई साइड पे फोकस करें। तो कैसे फोकस करें, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू प्रॉब्लम्स को। तो उनका ये सजेशन था कि ऐसा किया जाए कि अगर इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो इन्फ्लेशन के पीरियड में आप जो है मनी सप्लाई को मत छेड़ने की कोशिश कीजिए, उसे कम करने की कोशिश मत कीजिए। बल्कि क्या कीजिए कि उस टाइम पे टैक्सेस मत बढ़ाओ, टैक्सेस वगैरह मत बढ़ाओ, बल्कि लोगों को इंसेंटिव दो कि वो ज्यादा काम करें। ऐसे इंसेंटिव दिए जाए जिससे लोग एनकरेज हो टू वर्क मोर। और अगर ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे सप्लाई बढ़ जाएगा, इससे सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई बढ़ गया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला कि आप सप्लाई साइड पॉलिसीज पे फोकस करें। अब हम देखने वाले हैं कि पोस्ट केन्जियन डेवलपमेंट्स क्या रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो नंबर वन इज मॉनिटरिज्म। अब इसमें क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन जो है, मिल्टन फ्रीडमैन और एना श्वार्ट्ज, इन दोनों ने मिलकर एक बुक पब्लिश किया जो था अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस बुक के अंदर इन लोगों ने आर्ग्यू किया, इस बात पे फोकस किया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है एक इकोनॉमी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको सॉल्व करने का, डिमांड साइड पर फोकस करके एग्रीगेट डिमांड में चेंज लाकर। अब जो मॉनेटरिस्ट लोगों का ऐसा, जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन सबका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो मार्केट मैकेनिज्म है उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और एक इकोनॉमी के अंदर जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये एक कॉमन सिचुएशन है। इन केस एक अनयूजुअल सिचुएशन इन शॉर्ट रन अपीयर हो जाए जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो भी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलने दिया जाए, तो वो वापस से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स के थ्रू इकोनॉमी में जो होंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली उसके थ्रू ये काम हो जाएगा। तो दिस इज मॉनेटरिज्म। नाउ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये बात है कि जो स्टैगफ्लेशन जब आया था, जो हमने पहले बात करी थी, जहाँ पे स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन दोनों साथ में दिख रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था। तो जो ये वाला सिचुएशन था इसको केन्स समझा नहीं पाए थे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम केन्जियन पॉलिसी को फॉलो करें इस स्टैग्नेशन, जो हमारा स्टैगफ्लेशन है, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो मान लो अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी मेजर्स को अपनाया जाए ताकि एग्रीगेट डिमांड जो है उसको बढ़ा दें और स्टैग्नेशन या हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। अगर ऐसा किया जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो आपकी ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। और अगर ऐसी कोशिश की जाए कि हम एग्रीगेट डिमांड को कम कर दें जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए, और अगर ऐसा करेंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो सप्लाई साइड वाले इकोनॉमिस्ट थे जो इसको फेवर करते थे, उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम जो है इसको एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू सॉल्व करना पॉसिबल है। कि हम क्या करें, जो एक जितने वर्कर्स हैं
उनके साथ ये सब ना करें, एग्रीगेट डिमांड पे फोकस ना करें, जो वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं कि वो ज़्यादा काम करें, ज़्यादा काम करेंगे आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा तो उनका मानना था ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इन्फ्लेशन वाला भी सॉल्व हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वाला भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक तरह से सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, जहाँ पे आप सप्लाई में चेंज लाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेफर कर्व। अब लेफर कर्व क्या है? ये कर्व है जो आपको ये शो करता है कि अगर टैक्स रेट जो है आप बढ़ाएं इनिशियली, तो टैक्स रेट बढ़ाने से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो इनिशियली बढ़ेगा। मान लो यहाँ पे हम टैक्स रेट शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम गवर्नमेंट का रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इनिशियली टैक्स रेट को बढ़ाया जाएगा, हम देखेंगे जो गवर्नमेंट का कलेक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अपने पीक पे पहुंच जाएगा। उससे भी ज्यादा अगर टैक्स रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो गवर्नमेंट का कलेक्शन जो है कम होता चला जाएगा। तो लेफर कर्व है क्या? लेफर कर्व एक वैसा कर्व है जो आपको ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है ये बताने में हेल्प करेगा। तो ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है? वो वाला टैक्स रेट है जिस टैक्स रेट पे कलेक्शन आपका मैक्सिमम है, पर उसके बाद अगर बढ़ाया गया टैक्स रेट, देन हम देखेंगे कलेक्शन रिड्यूस ही हो जाएगा। तो ये उसको शो करता है, इन्वर्टेड यू शेप का कर्व ये है हमारा दिखता है। तो ये इसके अंदर दिखाया गया है कि अगर आप उस लेवल से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो कम ही हो जाएगा। रैशनल एक्सपेक्टेशंस थ्योरी है क्या? तो ये न्यू क्लासिकल माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की गई और इस पे बोला गया कि अगर ऐसा हो, जो हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं, वर्कर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, किसी इकोनॉमी के अंदर ये सब अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं। इन सबको इन्फॉर्मेशन है क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, एक इकोनॉमी में क्या कुछ चल रहा है, और जो चीज़ें हो रही है, गवर्नमेंट जो जिस तरीके की पॉलिसीज बना रही है या जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए ये अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस वजह से कभी भी एक इकोनॉमी के अंदर जो है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा मानना है इस थ्योरी का। अब ऐसा मानने की वजह से ये जो केन्जियन थ्योरी है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे? तो केन्स का क्या मानना था? केन्स का ये मानना था कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर हम डेफिसिट गवर्नमेंट बजट अपनाते हैं, अगर डेफिसिट गवर्नमेंट बजट हमें देखने में आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाएगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो एनकरेज होगा, वो प्रमोट हो जाएगा। पर जो रैशनल एक्सपेक्टेशन थियरी है वो इस तरह से नहीं मानता है। इसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर मान लो डेफिसिट गवर्नमेंट बजट वाला सिचुएशन होगा तो उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिस्करेज होगा और एट द एंड जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा था डेफिसिट बजट से वो नहीं मिलने में आएगा। जो आउटपुट है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है पूरी इकोनॉमी में, वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, तो कोई फर्क देखने में नहीं आएगा। और उसी तरह से अगर जो सेंट्रल बैंक है किसी नेशन का, वो कोशिश करता है एक्सपेंशनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अपनाने की, तो उसका इफेक्ट भी कुछ नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं? तो अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो अपनाता है अपना सेंट्रल बैंक, तो होगा क्या? वो मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। मनी सप्लाई बढ़ने वाला है, ये सारी बातें हमारा जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, सब समझ सकेंगे और सब एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला है। अब जब प्राइस बढ़ने वाला है उन्हें समझ आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे? जो वर्कर्स हैं वो अपने वेजेस बढ़वा लेंगे। इसी तरह से जो लेंडर्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेंगे। तो ये सारी चीजें होने की वजह से जो फर्क आना चाहिए था मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से, वो इफेक्ट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और उसमें भी कोई असर देखने में नहीं आएगा। ना वेज एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। तो ये पैराडॉक्स जो है हमें इस बात को जानने में हेल्प करता है कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स नीड्स टू बी अ डिफरेंट सब्जेक्ट, अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर। जैसे मान लो कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो इंडिविजुअल लेवल पे ठीक हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एन इकोनॉमी एज अ होल तो वो चीज़ें उतनी करेक्ट ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल दिस केस, द केस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो कि एक इकोनॉमी के अंदर हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा किया जाए कि एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री और कोई इंडिविजुअल फर्म
अगर ऐसा करे कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनका वेज कट कर दे, वेज कट करे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू एम्प्लॉय मोर पीपल इन देयर फर्म और इन देयर इंडस्ट्री। देन तो इंडिविजुअली ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना चाह रहे हो कि आप वेज कट कर दो। बट एज अ होल अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तब क्या ये बात तभी भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि मान लो अगर एक इकोनॉमी के अंदर हर इंडस्ट्री हर फर्म में ये चीज़ कर दी जाए, सब लोग वेज कट कर दें, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का वेज कट हो चुका है डेफिनेटली, और नए लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये सब कुछ होगा। पर इससे होगा क्या, क्योंकि इकोनॉमी में सबका जो इनकम है बहुत ही कम रह जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगा। अब अगर एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है तो आपको एग्रीगेट सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपको सप्लाई रिड्यूस करना है तो ज़्यादा सप्लाई आपको नहीं करना है, तो ऐसे केस में जो लोगों को आपने काम पे लगा रखा है आप उनको काम से हटा दोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम वापस आ गया। तो यहाँ पे जो काम किया गया, वेज कट वाला काम किया गया इंडिविजुअल लेवल पे, वहां तो वो बेनिफिशियल दिख रहा था कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा पा रहा था एक फर्म या एक इंडस्ट्री के थ्रू। बट जब हम पूरे इकोनॉमी के पॉइंट से देखते हैं इसको, तो हम देखते हैं इसने अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं किया है बल्कि बढ़ा ही दिया है। इसीलिए जो चीजें माइक्रो इकोनॉमी के लेवल पे सही लग रही है, जरूरी नहीं है वो पूरी इकोनॉमी के लिए भी सही हो। तो इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट ब्रांच की तरह से डील किया जाना शुरू किया गया। अब सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब इसमें भी सेम सिमिलर चीज को ये प्रूव करता है कि क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत है। तो अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग इंडिविजुअल लेवल पे कोई अगर इंडिविजुअल इंसान कर रहा है, एक हाउस होल्ड कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे वो हाउस होल्ड, वो इंडिविजुअल जो है वो सिक्योर फील करेगा। अगर उसने पैसे सेव करके रख रखे हैं तो वो फ्यूचर में उसको हेल्प करेगा और वो ज़्यादा सिक्योर फील करेगा। कभी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उसे नीड फील हो पैसे की तो उस सेविंग का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो सेविंग इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छी चीज़ है। पर क्या इकोनॉमी के लिए, पूरे इकोनॉमी लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, तभी भी क्या ये इतनी अच्छी चीज़ है? तो वहां पे ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो अगर हर हाउस होल्ड काफी सारे पैसे सेव करना शुरू कर दे, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, तो क्या होगा? तो उस पीरियड में अगर सब लोग सेविंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो कंज्यूम कम करेंगे। कंज्यूम कम करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो गया तो एग्रीगेट सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई कम करने के लिए काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो उनके पास पैसे कम रह गए। कम पैसे हैं तो अगेन वो कम और कम डिमांड करेंगे, और ये सर्कल जो है ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये इससे होगा क्या, इससे डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम था वो और भी ज्यादा सीवियर हो जाएगा। तो ये दिक्कत है। तो इंडिविजुअली जो चीज अच्छी है जरूरी नहीं है वो मैक्रो लेवल पे भी अच्छी हो। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एक्चुअली बोलता क्या है? ये बोलता है कि अगर लोग ज्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं, लोग सेव करने की कोशिश करते हैं, तो इससे वो एक्चुअली वर्स ऑफ ही होते हैं। जबकि सेविंग क्या सोच के की जाती है कि आप बेटर ऑफ होंगे, बट इससे एक्चुअली आप वर्स ऑफ ही होते हो। कैसे? जो हमने पूरा वो सर्कल पढ़ा, तो जब वो सर्कल चलेगा तो इंडिविजुअली भी सबका ही नुकसान होगा। तो इस तरह से इसको समझा जाता है। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट।